द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, आज की डेट में पैसा तो सभी लोग कमा लेते हैं। जब बात आती है पैसों को सही तरीके से मैनेज करने की या फिर अमीर बनने की, तो पैसों को मैनेज कर पाना या फिर अमीर बन पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक की समरी लेकर आए हैं जिसमें पैसों को लेकर बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। दोस्तों, इस बुक को पढ़ने के बाद आप पैसों की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि पैसा किस तरीके से कमाया जा सकता है और पैसों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये किताब आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ तक बदल सकती है। और इस बुक में बताए गए रूल्स को आप सही से समझ लेते हैं तो पैसों की साइकोलॉजी को आप समझ लेते हैं तो किसी का भी अपनी लाइफ में अमीर बन पाना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए आपके पास पैसों को मैनेज करने की कला होनी बहुत जरूरी है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार कुछ लोग अचानक से बहुत ज़्यादा धनी हो जाते हैं, यानी कि रिच हो जाते हैं, फिर वो उतनी तेजी से वापसी गरीबी में जी रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों वो लोग अमीर होकर भी गरीब हो जाते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं और अपना सारा पैसा गलत जगह पर खर्च कर बैठते हैं और फिर उनको बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। चलिए आपको एक कहानी से समझाते हैं। एक बार दो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लावामोर और अब्राहिम। ये दोनों ही इन्वेस्टर होते हैं। इन दोनों ने 1929 में अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था। लावामोर ने अपना पैसा उन स्टॉक्स पर लगाया था जो बहुत नीचे जा रहे थे और फिर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। अब्राहिम ने भी उन स्टॉक पर पैसा लगाया था जो पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे थे और ये भी उन स्टॉक से बहुत सारा पैसा कमाते हैं। लेकिन बाद में अब्राहिम के कुछ गलत फैसलों ने उनको फिर से रोड पर लाकर खड़ा कर दिया था और बाद में अब्राहिम ने सुसाइड कर लिया था। उधर लावामोर भी बहुत ज़्यादा रिच हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपने पैसों को गलत तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिना किसी योजना के, और देखते ही देखते लावामोर भी अपना सारा पैसा खो चुके थे और इन्होंने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों, इन दोनों ने ही एक ही गलती की थी और बहुत ही पैसों को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, बिना किसी प्लानिंग के। तो दोस्तों, इस किताब में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बताया गया है कि आपको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करते टाइम आपको क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने पास रखे पैसे से और ज़्यादा पैसा कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद आपको एक सही प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है नेवर इनफ। कैट ऑफ गेट और जोसेफ हेलर दोनों ही अमेरिकन राइटर थे। एक बार वह दोनों किसी बिलियनियर पार्टी में गए। वहाँ गेट ने जोसेफ से कहा, इस पार्टी का जो होस्ट है वह फंड मैनेजर है और वह एक दिन में इतने पैसे कमाता है जितना जोसेफ अपनी वर्ल्ड फेमस नॉवल से भी आज तक नहीं कमा पाए। यह सुनकर जोसेफ ने कहा कि हाँ, यह सही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। वह है इनफ, यानी बहुत। इंसानी दिमाग की एक प्रवृत्ति है कि यह हमेशा ज़्यादा की तलाश में रहता है, चाहे हमारे पास जितना भी हो, लेकिन हम हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करते हैं और हमेशा ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो दूसरों के पास हैं। इनफ का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप बहुत कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ मुश्किलों में बिताएं, बल्कि यहाँ इनफ का मतलब यह है कि आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा ताकि आप अपनी लाइफ में खुशहाल ज़िंदगी बिता पाएं। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लक एंड अनसर्टनली। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि आपके भाग्य का साथ भी बहुत हद तक होना चाहिए। लेखक इस बात को कहानी से समझाने की कोशिश करते हैं और वो इसके लिए बिल गेट्स का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि बिल गेट्स जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनके पूरे शहर में केवल उन्हीं के स्कूल में एक कंप्यूटर था। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन पूरे दिन कंप्यूटर में ही घुसे रहते थे और बाद में उन्होंने एक साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को इजाद किया और आज माइक्रोसॉफ्ट को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इसमें बिल गेट्स का लक ये था कि अगर उनका एडमिशन उस स्कूल में नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। बिल गेट्स के स्कूल के टाइम में उनके एक दोस्त और थे
जिनका नाम था केंट इवांस, और वो भी कंप्यूटर में बहुत बड़े जीनियस थे। इसके बारे में तो बिल गेट्स खुद भी बताते हैं कि अगर सब कुछ सही होता तो शायद आज केंट इवांस माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी एक घटना के दौरान डेथ हो गई थी। लेखक साथ ही वॉरेन बफेट का उदाहरण देकर बताते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट से केवल उनके 10% ही इन्वेस्टमेंट फायदा दे रही है, बाकी 90% तो उनके लॉस हैं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अगर सही निर्णय के साथ अगर आपने कुछ चीज़ों में से ही इन्वेस्ट कर दिया तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए लेखक का कहना है कि भाग्य और अनिश्चितता दोनों ही होती है और आपको दोनों को देखते हुए निर्णय लेना होगा और पैसा उसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर रिस्क कम हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेविंग आर मोर इम्पोर्टेंट। ऑथर कहते हैं कि आप थोड़े पैसे बचाकर भी बहुत अमीर बन सकते हैं, और साथ ही लेखक कहते हैं कि पैसों का दिखावा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को जताने के लिए महंगी महंगी चीज़ों पर अपना पैसा वेस्ट करते रहते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति कोई भी ये नहीं कह सकता कि इसके पास इतना पैसा हो सकता है और उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, क्योंकि वो छोटी छोटी बचत करता रहता है और उसको जहाँ कहीं भी बचत करने का मौका मिलता है वहाँ से वो बचाता रहता है। कई बार एक बहुत ही रिच दिखने वाला इंसान होता है, उसको देखकर हमें लगता है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हमें ऐसा उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लग रहा होता है। असल में उसके पास पैसा होता नहीं है और सेविंग उसके पास तो बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए सेविंग करना बहुत ही जरूरी है। आप छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जितना सेविंग कर सकते हो उतनी सेविंग करो। आपको कभी भी फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो ऐसे ही फिजूल में खर्च करते रहते हैं और जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती उनको वो खरीद लेते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग EMI पर सामान खरीदते रहते हैं और जिसकी उनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। इसके बिना भी उनका काम चल सकता है, लेकिन फिर भी लोग EMI पर चीज़ें खरीदते हैं। दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखें कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड या EMI पर कोई भी गैजेट या कोई अन्य चीज़ ना खरीदें। ये आपकी पॉकेट पर बहुत ही भारी पड़ता है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ EMI पर खरीदते हैं, वो चीज़ आपके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसको नहीं खरीदेंगे तो उसके बिना आपका कुछ काम नहीं चलेगा। बस आप ये सोच कर खरीद लेते हैं धीरे धीरे EMI देना होगा, चुका देंगे। उसकी वजह से आप जिस पैसों की EMI चुकाने वाले हैं उस पैसों को सेविंग करके देखिए। कुछ सालों बाद आपको EMI पर खरीदने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपकी पॉकेट से पैसे निकलवाने का EMI नए ज़माने का एक बिजनेस मॉडल है। अगर आप अपनी लाइफ में एक समृद्ध इंसान बनना चाहते हैं तो जितना हो सके EMI से आप अपनी दूरी बनाए रखें। ये आपको ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं होने देंगे। इसलिए आपको जितना हो सके उतना सेविंग करें और इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग पर ही फोकस किया गया है। अपने फ्यूचर गोल्स को इमेजिन करना आसान है, लेकिन इंसानी दिमाग इसे रियलिस्टिक स्ट्रेस और चैलेंज के साथ भी ठीक से नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल के तौर पर फेडरल रिजर्व सिस्टम के अनुसार 27% कॉलेज ग्रेजुएट ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जॉब करते हैं। एक साइकोलॉजिकल फेनोमिना है जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा जाता है, जिसके अनुसार लोग आमतौर पर इस बात से अवेयर रहते हैं कि पास्ट से लेकर अब तक वह कितना बदल चुके हैं, लेकिन वह इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि फ्यूचर में वह कितना बदल जाएंगे। अब कितना बदल सकते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए दो बात का ध्यान रखें। पहला, कभी भी लो इनकम के साथ खुश रहने की प्लानिंग ना करें और ना ही लगातार घंटों तक काम करने की प्लानिंग करें। दूसरा, इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप कभी भी अपना मन बदल सकते हैं। दोस्तों एक्चुअल में हमारी रियलिटी टाइम के साथ बदलती रहती है, इसलिए हमें भी अपने गोल्स तथा सिचुएशन के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन यू बिलीव एनीथिंग। स्टोरी या कहानियां स्टैट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं। मॉर्गन हाउसल US का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सन 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले तथा बाद में अमेरिका में बहुत ही कम बदलाव दिखाई दिया, बल्कि सन 2009 तक काफ़ी चीज़ें पहले से बेहतर हो गईं, जैसे कि हेल्थ केयर और मेडिसिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए। टेक्नोलॉजी पहले से बेहतर हो गई और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया। लेकिन जब मॉर्गन हाउसल ने आंकड़ों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सन 2007 से 2009 के बीच अमेरिका में इकोनॉमी को $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सन 2007 तक लोगों का मानना था कि हाउस प्राइस और बढ़ेंगे तथा बैंकर्स और फाइनेंशियल मार्केट सभी स्टेबल और एक्यूरेट हैं। लेकिन सन 2009 तक लोगों का इस कहानी के ऊपर से विश्वास उठ गया और यह इकलौती ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड की दुनिया किसी भी और चीज़ के मुकाबले स्टोरीज पर ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज़ योर रियल वेल्थ। दोस्तों, एक बुक में ऑथर बताते हैं कि क्या पैसा ही असली धन है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक बात आती है पैसों की ज़रूरत की, बस वहीं तक। ऑथर अपना कुछ एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक बार मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता था, लेकिन जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए गया तो मुझे इतना काम करना पड़ रहा था कि मुझे अन्य किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, ना खाने को ना सोने को, और मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ में शांति चली गई है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा शांत रहें, और ये ज़रूरी है कि पैसों को सिर्फ पैसे तक ही सीमित रखें, ना कि आप इसके लिए पागल ही हो जाएं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं और कुछ बुरे काम करके पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती। आप अपनी लाइफ में खूब पैसा कमाएं, जितना आप चाहते हैं कमाना, अच्छे कामों से आप। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए समय निकालें और हर चीज़ को तवज्जो दें, और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका भला करते हुए अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़ें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।